गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसे कि आज वीकेंड है, एज यूजुअल हम आज अपना रिवीजन वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, उसकी जगह पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस हमारे इस वीक में मिस हो गए थे उनको हम आज कवर कर लें और फिर एक दिन का रेस्ट भी हो जाता है इसी बहाने, और फिर मंडे से हम लोग वापस अपना रिवीजन लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज और कल यानी कि सैटरडे का दिन भी आपको आधा मिल जाता है क्योंकि छोटा सेशन हमारा रहता है, और संडे वाला दिन पूरा पूरा आपका रहता है, तो इसमें आप पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। What is the primary objective of the e-जागृति पोर्टल recently mentioned in the news? e-जागृति पोर्टल जो कि आजकल चर्चे में था, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है टू फैसिलिटेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। एक्चुअली हुआ क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी ने ये बात रखी है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्फ्यूज कराना चाहिए इनटू दिस ई-जागृति पोर्टल, ताकि जो कंज्यूमर कोर्ट केस रेजोल्यूशंस है उनका जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो सके और एक्सेलरेट हो सके। ये जो पोर्टल है ये वर्क करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। बेसिकली इसके थ्रू जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट होते हैं उनको रिड्रेस किया जाता है थ्रू फीचर्स लाइक ऑनलाइन आप इसमें केस फाइल कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, AI ड्रिवन स्मार्ट सर्च हो सकती है फॉर आर्काइव्ड कंप्लेंट्स। तो ये इंटीग्रेट है डिफरेंट ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया जाएगा फॉर वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन, साथ ही मेटा डेटा को क्रिएट करने के लिए, और एक वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, बेसिक एम इसका क्या है कि हम एफिशिएंसी को इनहांस कर सकें और जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट रेजोल्यूशन है उनमें और बेहतर एक्सेसिबिलिटी आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, टू फैसिलिटेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। नेक्स्ट है, Recently, which country won the 9th Government Tech Prize for AI Powered Government Services at the World Government Summit 2024? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान कौन सी कंट्री है जिसने 9th एडिशन जीत लिया है गवर्नमेंट टेक प्राइज का फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज? सबसे पहले वेन्यू क्या था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए? आंसर है दुबई। और यहाँ पे इंडिया ने जीता है 9th एडिशन ऑफ गवर्नमेंट टेक प्राइज एट दिस इवेंट। किस लिए? हमारे इनोवेटिव यूज के लिए ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि हमने अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज को इनहेंस किया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसका नाम है आई रास्ते। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है UAE की वो मैनेज करते हैं एनुअल गवर्नमेंट टेक प्राइज को, साथ ही एम गवर्नमेंट अवार्ड्स को। ठीक है, तो दो बातें यहां से याद रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर है दुबई। कौन सी कंट्री है जिसने 9th एडिशन का गवर्नमेंट टेक प्राइज जीता अपनी AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए? तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। देखिए, इसके अलावा एक चीज है जो आजकल न्यूज में है, इसका नाम है कुस्क्यूटा डॉडर। ठीक है, क्या चीज है अगर आपसे पूछा जाए तो ये बेसिकली एक तरह की इन्वेसिव वीड है। ठीक है, ये ज्यादातर नेटिव पाई जाती है नॉर्दर्न अमेरिका में, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रहे हैं हमारे वेदनथंगल बर्ड सैंक्चुरी को। ठीक है, कहां पे राय करता है ये? तमिलनाडु में। और ये जो बर्ड सैंक्चुरी है ये माइग्रेटरी बर्ड के हैबिटाट्स माने जाते हैं, इसी वजह से इनको कंजर्व करना जरूरी है। तो ये बेसिकली जो कुस्क्यूटा डॉडर है ये एक तरह की इन्वेसिव वीड होती है जो कि फैली हुई है फिलहाल बहुत सारी जगहों पे इस बर्ड सैंक्चुरी में, और अब ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे ऑयल सीड, पल्सेस और फॉडर क्रॉप्स वगैरह में भी। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो इसको लिस्ट किया गया है एज अ डिक्लेयर्ड नॉक्शियस वीड टोटल 25 कंट्रीज में। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुस्क्यूटा डॉडर जो आजकल चर्चे में है ये क्या है। आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि इन्वेसिव वीड है, फिश है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा इन्वेसिव वीड। और इसकी कोटिंग बहुत हार्ड होती है, ये 50 सालों तक सर्वाइव कर सकता है ड्राई स्टोरेज में, और 10 सालों तक अगर फील्ड में छोड़ दिया जाए तो ये सर्वाइव कर सकता है। फाइन, नेक्स्ट है, Which state government has officially declared काजी नींबू सिट्रस लेमन एज द स्टेट फ्रूट? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि काजी नींबू को अपना ऑफिशियल स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है? यहाँ पे आंसर है असम स्टेट, दैट इज सी ऑप्शन। इन्होंने डेजिग्नेट किया है सिट्रस लेमन को एज अ स्टेट फ्रूट, ये क्योंकि इसी रीजन में नेटिव पाए जाते हैं, और स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा ने ये अनाउंसमेंट की थी, जहां पे इस फ्रूट के कल्चरल
वैल्यू को हाईलाइट किया गया है, साथ ही इसकी क्या ट्रेडिशनल और न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि असम स्टेट ने हाल ही में काजी नेमू नाम के सिट्रस लेमन को अपना स्टेट फ्रूट घोषित कर दिया है। यहाँ पे उड़ीसा भी न्यूज में था, किस वजह से? बिकॉज ऑफ नुआ ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये क्या चीज है? एक्चुअली उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नुआ ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, जिसमें कि एनुअल फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो भी इसमें मेल स्टूडेंट्स होंगे उनको 9,000 रुपए दिए जाएंगे और जो लोग भी फीमेल स्टूडेंट्स होंगी उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी SC ST और निर्मन श्रमिक मेल स्टूडेंट्स होंगे उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अंडर में जो भी फीमेल्स होंगी उनको 11,000 रुपए मिलेंगे। तो ये इनिशिएटिव जो है ये पार्ट है इनके नुआ उड़ीसा स्कीम का और इसके थ्रू यूथ के स्किल के ऊपर काम किया जा रहा है और इसके लिए इन्होंने बजट एलोकेट किया है 385 करोड़ रुपीस का फॉर 2023 to 24 अप टू 2025 to 26। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसके थ्रू स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है स्टेट यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में भी हेल्प मिलेगी इससे। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि इसमें इनकम टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 4.5 लाख अंडर ग्रेजुएट्स और 32,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स इससे फायदा उठाएंगे। तो नुआ ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो आजकल चर्चे में है, किस स्टेट का है? आंसर इज ओडिशा। वैसे भी आपको ओ से ही समझ में आना चाहिए कि ये ओडिशा स्टेट का प्रोग्राम है। नुआ का फुल फॉर्म क्या है? नूतन उन्नता अभिलाषा ओडिशा स्कीम। ठीक है, Automated Permanent Academic Account Registry APAR recently seen in the news is associated with which initiative? APAR किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है वन नेशन वन स्टूडेंट ID प्रोग्राम। एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इन्होंने क्रिएट किया है 25 करोड़ APAR IDs को। ये अलाइंड है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इनिशिएटिव है वन नेशन वन स्टूडेंट ID जिसके थ्रू यूनिक 12 डिजिट का नंबर ID दिया जा रहा है हर स्टूडेंट को और ये स्ट्रीमलाइन होगा उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये जो सिस्टम है इससे होगा क्या, जो फ्रॉड वगैरह के केसेस होते हैं और डुप्लीकेट्स चीजें हो जाती हैं या लोग जो है फ्रॉड करते हैं इसकी हेल्प से, वो सारी चीजें इससे रिमूव हो जाएंगी और ये एक रिलायबल रेफरेंस ऑफर करेगा सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि यूनिफाइड एकेडमिक एक्सपीरियंस एंश्योर हो सकेगा फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपार इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है? आंसर है वन नेशन वन स्टूडेंट ID। देखिए, इसके अलावा हाल ही में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें कि 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम्स परचेज किए जा रहे हैं और इसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इनको इंस्टॉल किया जाएगा इंडियन नेवी के फ्रंट लाइन वॉरशिप में और शक्ति को डिजाइन और डेवलप किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद ने, ताकि इंटरसेप्ट, डिटेक्ट, क्लासिफाई, आइडेंटिफाई हो सके जैम कन्वेंशनल और मॉडर्न रडार्स का। ठीक है, BEL की बात करें तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करती है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, नेक्स्ट है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? ये बिल किस कंट्री का है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पास किया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिससे कि एम्प्लॉयर जो कॉन्टैक्ट करते हैं आउटसाइड वर्किंग आवर्स को एम्प्लॉयज के लिए वो चीजें रेगुलेट होंगी, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जो काम कराते हैं एम्प्लॉयज से अपने आउटसाइड वर्किंग आवर्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड हैं उसके बियॉन्ड, ये चीज इसमें रेगुलेट की जाएगी। और ये जो बिल है ये पार्ट है वाइडर इंडस्ट्रियल रिलेशन चेंजेस का। एम्प्लॉयज जो है वो रिफ्यूज कर सकते हैं नॉन अर्जेंट कॉन्टैक्ट को अनलेस डीम्ड अनरीजनेबल, और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि कंपेंसेशन कितना दिया जा रहा है फिर बदले में, रीजन क्या है कॉन्टैक्ट करने का, और डिसरप्शन जो कॉज हुआ है उसके बदले क्या मिल रहा है एम्प्लॉयज को, ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने एंथोनी एल्बनीज जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि ये अपने कंट्री में फेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं और ये अलाइन होगा विद सिमिलर लॉज जो कि ऑलरेडी फ्रांस, इटली और बेल्जियम जैसी कंट्रीज में हैं। ठीक है, लेकिन हाँ जो भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि इसकी वजह से बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हिंडर होगी, लेकिन फिर भी जो राइट टू डिस्कनेक्ट है ये काफी अच्छा
रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो काफी खुश हैं सरकार के इस फैसले से। ठीक है, तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किसका है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है उषा किरण खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? उषा किरण खान किस फील्ड से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये एक रिनाउंड ऑथर है और हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 78 ईयर्स। खास बात क्या है कि ये पद्मश्री रेसिपिएंट हैं, इनको पद्मश्री मिला था 2015 में। साथ ही इनके पास डिफरेंट लिटरेरी ऑनर्स हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है, महादेवी वर्मा अवार्ड दिया गया है, और इनका एक इम्पॉर्टेंट डेडिकेशन रहा है हमेशा राइटिंग को लेके। इसकी वजह से इनको डिफरेंट अवार्ड्स मिले और भी हैं, जैसे कि दिनाकर नेशनल अवार्ड भी इनको मिला, भारत भारती मिला है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके जाने से जाहिर सी बात है जो लिटरेचर का सेगमेंट है, यानी कि जो लिटरेचर का सेक्टर है, उसको एक भारी धचका लगा है। तो उषा किरण का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक ऑथर थी। आंसर है लिटरेचर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आर प्रोवाइडेड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि 75,000 करोड़ रुपीस की एक स्कीम है, जिसके थ्रू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा टू द 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, इसे जो है रूफटॉप सोलर सिस्टम को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है थ्रू इंसेंटिव्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज एंड द पंचायत, और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे इंश्योर कर रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े किसी सिटीजन के ऊपर। इसके थ्रू ये सब्सिडीज ऑफर करेंगे और साथ ही कंसेशनल बैंक लोन्स भी देंगे। तो डिफरेंट इसमें बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सेविंग्स होगी, एनुअल सेविंग्स होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की फैसिलिटी रहेगी, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ सोलर रिलेटेड फील्ड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट है होरी हब्बा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये किस स्टेट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो होरी हब्बा एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली हैं, इसी वजह से ये कंसर्न का रीजन बन चुका है ओवर एनिमल एंड ह्यूमन सेफ्टी। ठीक है, सिमिलर स्पोर्ट्स और भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि जल्लीकट्टू बहुत फेमस है। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये भी एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है। इसके अलावा सेकेंड है कंबाला। कंबाला भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। कंबाला कोस्टल कर्नाटका में मनाया जाता है। फिर इसके बाद रूस्टर फाइट्स हैं और ये होती हैं आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद बुलबुल फाइट्स हैं, बुलबुल फाइट्स होती हैं असम स्टेट में। इसी तरह से बुलक कार्ट रेसेस होती हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्पोर्ट्स हैं ये बहुत ही टफ होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमें कई बार। होरी हब्बा कहाँ पे मनाया जाता है? आंसर है कर्नाटका। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यहाँ पे कैजुअलिटीज हो गई थी ड्यूरिंग द गेम। इसके अलावा उड़ीसा स्टेट की बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्वयं स्कीम, जिसके थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं अप टू 1 लाख रुपीज टू द रूरल यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। तो ठीक है, इस स्कीम के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया जा रहा है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में स्वयं स्कीम को लॉन्च किया है जिससे कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जा सके यूथ को, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एन ऑयल स्पिल? ऑयल स्पिल की वजह से कौन सी कंट्री में एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन बन चुकी है? यहाँ पे आंसर है त्रिनिदाद एंड टोबैको। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करी है आफ्टर एन ऑयल स्पिल जो कि हुई है फ्रॉम एन ओवरटर्न्ड वेसल, और इस स्पिल की वजह से कंट्री में लेवल 2 डिजास्टर की नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई है और फर्दर ये लेवल 3 तक भी पहुंच सकती है। और लेवल 3 कैसी इमरजेंसी होती है? बेसिकली इसके अंडर में जो लोकल रिसोर्सेज हैं ऐसा माना जाता है कि वो ओवरवेल्म हो चुके हैं और इंटरनेशनल असिस्टेंस की फर्दर जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी भी जो ओनर है वेसल का उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है आपको कि त्रिनिदाद एंड टोबैको कंट्री में हाल ही में एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई बिकॉज ऑफ एन ऑयल स्पिल। नेक्स्ट है द BAPS टेम्पल मीन्स बोचा सनवासी अक्षार पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था टेम्पल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ UAE? तो 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इस टेम्पल को। कहाँ पे?
अबू धाबी में, और ये एक सोशियो स्पिरिचुअल हिंदू फेथ है जो कि रूटेड है इन द वेदास। फॉर्मली इसको स्टैब्लिश किया गया था 1907 सीई में। ठीक है, ये प्रमोट करता है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को, साथ ही एड्रेस करता है स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल चैलेंजेस को। जो भी इसके फॉलोअर्स हैं वो 5 लाइफ टाइम वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व है इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, एजुकेशन, वुमेन्स डेवलपमेंट, और वो होल्ड करता है एनजीओ स्टेटस को विद द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि ये टेम्पल हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है अबू धाबी सिटी में, यूएई के। फाइन। देखिए, इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स नई दिल्ली ने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के साथ कोलैबोरेट किया है। किस पर्पस के लिए? फॉर एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर। ठीक है, इस कोलैबोरेशन का पर्पस है कि वो एडवांस कर सके मेडिकल इनोवेशन को, साथ ही कैंसर ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज किया जा सके। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय, और ये अलाइन है विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नई दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने हाल ही में किस रिसर्च के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर हो जाएगा कैंसर। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। इसमें से कौन सी सिटी है जहां पे दुनिया की पहली एयर टैक्सी स्टैब्लिश हो जाएगी? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दुबई, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुबई ने हाल ही में हिस्ट्री क्रिएट की है बाय अनवीलिंग द प्लान्स फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, और ये प्लान्स इन्होंने अनाउंस किए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान। ठीक है, तो ये जो सिटी है इसमें एक सिटी वाइड इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सर्विस होगी यूजिंग द ड्रॉबी एविएशन S4, जिसमें कि 4 पैसेंजर्स एक टाइम पे बैठ सकेंगे और साथ ही एक पायलट मौजूद होगा। इसकी रेंज है 161 किलोमीटर्स और टॉप स्पीड है 321 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो इनोवेटिव एयरक्राफ्ट है इससे ऑफर की जाएंगी एफिशिएंट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, जिससे कि स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और नॉइज पोल्यूशन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसको 2026 में लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है फिलहाल, और ये इनिशिएटिव रिप्रेजेंट करता है दुबई के कमिटमेंट को टू सस्टेनेबल एंड एक्सेसिबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो दुबई विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, और ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटेड रेटिंग सिस्टम फॉर विच सेक्टर। ये सिस्टम एक गवर्नमेंट इनिशिएटेड रेटिंग सिस्टम है, किस सेक्टर के लिए आपको ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2023 में बाय द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री, और फिलहाल ये सेटबैक फेस कर रहा है क्योंकि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने रिस्पॉन्ड किया डिस्पाइट 3 कम्युनिकेशन। और इस इनिशिएटिव का एम है कि हाइजीन को हम इनहैंस कर सके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, जैसे कि होटल, रिजॉर्ट्स और होम स्टेज में। ठीक है, ये जो रेटिंग रहेगी ये फोकस करेगी सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिससे कि टारगेट एस्टैब्लिशमेंट होंगे विद पोर्टेबल टॉयलेट्स, और 3 टियर की कमिटी सिस्टम फॉर्म की गई है फ्रॉम ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन टू स्टेट लेवल असेसमेंट। और इनका काम होगा कि वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन को वो इंप्लीमेंट करें, साथ ही मेंटेन करें एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस को। ठीक है, तो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम जो आजकल चर्चे में है, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटेड रेटिंग सिस्टम है फॉर द ए ऑप्शन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। लास्ट क्वेश्चन है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये सिस्टम किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है, आपको ये बताना है। तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ULPN मींस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको लॉन्च किया है असम स्टेट ने, और किसने किया है? सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये इनिशिएट हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और NGDRS की बात करें तो ये कॉमन एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स नेशन वाइड। इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पुणे ने। ये ऑफर करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को फॉर ऑनलाइन लैंड बाइंग, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन। इससे जो नीड है फॉर मल्टीपल विजिट्स टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस मिनिस्ट्री ने शुरू की है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक प्लेग है जो आजकल न्यूज में है, यहाँ पे मैं क्विकली बता के सेशन को वाइंड अप करती हूँ। ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ब्यूबोनिक प्लेग किस वजह से होती है। आपके ऑप्शंस हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एटसेट्रा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है,
तो ऐसा पाया गया कि ये जो प्लेग है ये फैल रहा है बिकॉज ऑफ पेट कैट, उसके ट्रांसमिशन की वजह से। और कॉमनली ये पाया जाता है स्मॉल मैमल्स में, इसको आप ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि ब्यूबोनिक प्लेग किस वजह से होता है, तो आंसर है बैक्टीरिया। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और जो कुछ भी हमने मिस किया था इस वीक में उसको हमने कवर कर लिया। मंडे से हम लोग वापस अपना रिवीजन लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके क्विज पे, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hatsana signing off.